हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स की इंट्रोडक्शन। तो इनकम टैक्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो गवर्नमेंट द्वारा लेवी किए जाते हैं, किसके लिए? ताकि सोसाइटी की वेलफेयर पर एक्सपेंडिचर यानी स्पेंड हो सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है। तो टैक्स टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो पर्सन की इनकम और वेल्थ पर डायरेक्टली लेविड होते हैं, उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भी डायरेक्टली लेवी होंगे किस पे? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस पर डायरेक्टली लेविड होंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ एन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे? जो इनकम टैक्स है सभी तरह की इनकम पर एप्लीकेबल होगा, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया आर। तो इसकी थोड़ी सी ऊपर से बातें कर लेते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1961 यानी 1961 इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? तो उसके बाद ये कब फोर्स में आया कि एक्ट केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962 को ये आया था। और उसके बाद तीसरी लाइन इतनी ज़रूरी नहीं है, आपने पढ़नी है तो पढ़ लेना। और इसका हर सेक्शन, इनकम टैक्स में हर सेक्शन डिवाइड है, आगे सब सेक्शन में फिर क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, सब कुछ बना हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हर साल चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन और डिलीशन होता रहता है। तो उसके बाद बात करेंगे फाइनेंस एक्ट की। हर साल हमारा पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक बजट रखा जाता है। तो उस बजट में, बजट के पार्ट बी में, जो कि टैक्स प्रपोजल की डिटेल्स रहती है। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? जो स्पेशली डायरेक्ट टैक्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, लुक आफ्टर कौन करता है? सीबीडीटी द्वारा लुक आफ्टर होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। सीबीडीटी द्वारा हर साल कुछ ना कुछ सर्कुलर और नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं, टाइम टू टाइम डील विद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सर्टन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं या कुछ डाउट्स हैं, उनको क्लैरिफाई करने के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस रखने के लिए ये सर्कुलर और नोटिफिकेशन सीबीडीटी द्वारा जारी होते रहते हैं। तो उसके बाद केस लॉ। केस लॉ जो कि इनकम टैक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और अनअवॉइडेबल पार्ट है इनकम टैक्स लॉ में, बस इतना ही देखना है हमें। अभी मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन जो बात है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स कैसे लेविड होता है, कैसे अप्लाई होता है, तो मतलब उस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। हमारे जो इनकम के टोटल 5 हेड हैं, तो उस 5 हेड को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो कि हमारे इनकम टैक्स का मेन 5 स्तंभ कह सकते हैं। अगर हम कोई भी क्वेश्चन, हमें कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो 5 हेड को मिक्सअप करके, 5 हेड का जो भी मिक्सअप रहेगा उसमें सभी तरह के 5 फील्ड्स का रहेगा, तो हमें उसको अलग अलग हेड में कैरी करके टोटल इनकम अलग अलग हेड की बनानी है। फिर उसको आपस में 5 हेड की टोटल इनकम, 5 को प्लस करके 5 हेड की टोटल इनकम बनती है। तो वो 5 हेड कौन से हैं जल्दी जल्दी इसमें देख लेते हैं। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, और दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी है, तीसरा हेड प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसे पीजी बीपीवी बोल देते हैं, और फोर्थ हेड हमारा कैपिटल गेन, और
फिफ्थ हेड जो है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए नीचे ग्रॉस टोटल, पांचों हेड को टोटल करके हमारा ग्रॉस टोटल इनकम जो है बनती है। तो इन पांचों हेड के बारे में हम अलग से अलग अलग वीडियो में एक एक हेड के ऊपर डिटेल में और डीप में चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन करने में हमको इजी मतलब आसान हो सके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैलरी। तो सैलरी अभी इसमें ऊपर से गो थ्रू होंगे जस्ट, तो अभी इसको डीपली के लिए अलग वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। में जल्दी क्लियर करवाता जाऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें याद रखनी है। फाइनली हमने यह टेबल के थ्रू ही आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं। सेक्शन 15 to 17 याद रखना है। और सैलरी में क्या क्या ऐड होता है। सैलरी में एक तो हमारी सैलरी होगी, एक हमें अलाउंसेस क्या होते हैं, जैसे हमें मतलब कुछ ना कुछ भत्ते मिलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस जो कि अभी जब अलाउंसेस का भी एक अलग से मतलब वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे अलग अलग ट्रैवल अलाउंसेस हो गया और बहुत सारे हॉलीडे अलाउंसेस हो गया, लीव इन के, ऐसे बहुत सारे मतलब अलाउंसेस हैं जिसमें मतलब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है पर्क्स के ऊपर, यानी ये क्या होता है, जो हमें किसी काम को करने के लिए अलग से जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं उनको पर्क्स कहते हैं। पर्क्स के ऊपर भी एक वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए सिर्फ सैलरी में हमने क्या काउंट करना है, सैलरी, अलाउंसेस और पर्क्स तीनों को मिला के हमारी जो बनेगी टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। एक बार इससे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या प्लस करना है, सैलरी, अलाउंसेस और पर्क्स तीनों को मिला के हमारी ग्रॉस सैलरी बनेगी। और उसके बाद हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। सैलरी सेक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 16 में कुछ डिडक्शन मिलते हैं, जिसमें से पहली डिडक्शन क्या होगी, स्टेचुटरी डिडक्शंस होगी, जो कि यहाँ पे 40,000 लिख रखा है। मे बी यह शायद 50,000 हो गई है दिस ईयर। एक बार इसको आप खुद चेक कर लेना। एक तो सीधी 50,000 की हमें स्टेचुटरी डिडक्शन मिलती है। उसके बाद हमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है। ये अभी कहोगे कि अलाउंसेस में ऐड होता है या नहीं, जो हम सैलरी के साथ अलाउंसेस और पर्क्स ऐड करते हैं तो उसमें होता है, लेकिन जो डिडक्शन में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इसको लेस करेंगे, यानी इसकी डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो हम वो अलग से अलाउंसेस के चैप्टर में करने वाले हैं, तो इसमें डीप में नहीं जाएंगे। तो अभी हमें कौन कौन सी डिडक्शन मिल गई, एक स्टेचुटरी डिडक्शन 50,000 की, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों माइनस हो जाएंगे। तो हमारी फाइनल जो सैलरी वाली इनकम बनेगी, इनको माइनस करने के बाद बनेगी। तो एक बार दोबारा इसे डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स तीनों को ऐड किया, उसमें से डिडक्शंस माइनस करेंगे, स्टेचुटरी डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो हमारी बन जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अभी दूसरे पार्ट पे डिस्कशन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहली बात तो इसका सेक्शन याद रख लेना 22 से 27, और एडजस्टेड नेट एनुअल वैल्यू, एडजस्टेड नेट एनुअल वैल्यू, जो भी फाइनली इस पे फॉर्मूला हम हाउस प्रॉपर्टी में जब इसका जिक्र करेंगे तो उसमें फॉर्मूला लगाकर हमें अलग अलग से मतलब निकालना पड़ेगा। तो जो भी इसका एडजस्ट नेट एनुअल वैल्यू रहेगी वो लिखेंगे, और इसमें डिडक्शन मिलेंगी 24 सेक्शन में, और जो डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारी फाइनल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके बाद तीसरा जो हमारा हेड है इनकम का, PGBP, यानी प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। हम कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेन कमाते हैं या होता है, तो उसमें जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा एज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो भी बनेगा हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा, एक तो वो काउंट कर लेंगे। और उसके बाद अभी देखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, गुंजलदार है, इसको आसानी से समझना है, क्योंकि जब इसका डिटेल में भी हम एक चैप्टर करेंगे तो उसमें भी ये दिक्कत देने वाला है। तो अगर अच्छे से समझेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा जो नेट प्रॉफिट बनेगा, एक तो वो लिखेंगे, क्लियर। तो उसके बाद देखिए
अभी इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा बनता है, कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या होगा, ऐड नहीं कर रखी होंगी। तो कुछ चीज़ें माइनस करनी होती है, डिडक्ट करनी होती हैं, लेकिन वो डिडक्ट नहीं कर रखी होंगी, तो उस क्वेश्चन के टेबल को हमने सेट करके ही सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। अगर हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है और कौन सी चीज़ माइनस करनी है या नहीं करनी है ऐड, तो तभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम डिस्कशन करते हैं। एक तो नेट प्रॉफिट तो हमने कर ही लिया, तो उसके बाद देखिए इसका लाइन टू लाइन मतलब आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार समझ आ गया तो दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें देखिए ऐड क्या करना है, अमाउंट्स विच आर डेबिट, डेबिट का मतलब होता है निकालना और क्रेडिट का मतलब होता है डालना, यानी क्रेडिट जमा करना, डेबिट निकालना हो गया, ठीक है जी। अमाउंट विच आर डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट आर नॉट अलोएबल एज डिडक्शन। देखिए क्या कह गया, ये कहता अमाउंट आर डेबिट, जो अमाउंट हमने डेबिट कर रखी हैं यानी निकाल रखी हैं उसमें से, लेकिन वो अलोएबल नहीं थी डिडक्शंस के, यानी उनमें कोई डिडक्शन नहीं मिलनी थी, लेकिन हमने उसको डेबिट कर रखा है, तो क्या करेंगे, वापस उनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा जितनी भी अमाउंट होगी। तो उसके बाद देखिए लेस क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर्स विच आर नॉट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट आर अलोएबल एज डिडक्शन। देखिए उसको डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, जिस चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं उस डिडक्शन को अलोएबल है, अलो है, बट उसको डेबिट नहीं कर रखा, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए दो बातें तो क्लियर हो गई, यानी कोई जो चीज़ है उस पर डिडक्शन नहीं थी, हमने ऐड कर दी थी, हमने डेबिट कर दी थी, जिस पे डिडक्शन नहीं थी लेकिन हमने डेबिट कर दी थी, तो उसको क्या करेंगे, ऐड, और जिस पे डिडक्शन अलो थी उसको हमने डेबिट नहीं किया तो उसको लेस कर देंगे, क्लियर। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, लेस इनकम विच आर क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट आर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। कोई चीज़ सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है बट उसको क्रेडिट कर रखा है, एग्जम्प्ट मीन्स छूट है, इसका भी एग्जम्पशन, डिडक्शंस, रिलीफ, ये सभी हम अलग से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी जस्ट हमने ये समझना है कि इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट लॉस जो पीजीबीपी निकालना है वो कैसे निकालना है, जस्ट इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो सेक्शन 10 में कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होनी थी लेकिन उसको क्रेडिट कर रखा है, यानी उनको छूट मिलनी थी, वो ऐड नहीं होनी थी लेकिन उनको क्रेडिट कर रखा है, तो वापस उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे। तो नेक्स्ट ऐड क्या करना है, दोज इनकम विच आर नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कि हमने क्रेडिट नहीं कर रखी, जो कि वो टैक्सेबल बन रही हैं पीजीबीपी के अंडर उन पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन वो क्रेडिट हमने नहीं कर रखी, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। देखिए दोबारा से एक बार इसको देखते हैं, पीजीबीपी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है अगर समझ आ गया तो पीजीबीपी में सबसे पहले एक तो आपको नेट प्रॉफिट जो भी बनेगा, और ऐड क्या करना है, जो डिडक्शन के लिए अलो नहीं है, आपने डेबिट कर रखा है, उनको ऐड कर दो जी। और जो डिडक्शन जिन पे मिल रही है, जिनमें डिडक्शन अलोएबल है, मिल रही है, लेकिन आपने डेबिट नहीं किया तो लेस कर दो जी जल्दी। तो उसके बाद जिन पे एग्जम्पशंस मिल रही है बट आपने उसको क्रेडिट कर रखा है, डाल रखा है, तो वापस माइनस कर दो जी। उसके बाद नेक्स्ट पीजीबीपी में जो चीज़ें टैक्सेबल हैं लेकिन आपने क्रेडिट ही नहीं कर रखी, तो उसको ऐड कर दो, तो आपका पीजीबीपी में क्या बन जाएगा, इनकम हेड जो पीजीबीपी है उसका टोटल
जो टैक्सेबल इनकम होगी वो बन जाएगी। तो नेक्स्ट आता है जी हमारा कैपिटल गेन। फोर्थ हेड ऑफ इनकम कौन है? कैपिटल गेन है। जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टोटल बनेगी उसको लिखो जी। उसके बाद लेस क्या करना है जी, हमें कुछ एग्जम्पशन मिलेंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम एग्जम्पशन, डिडक्शंस, रिलीफ्स ये अलग अलग चैप्टर हैं, इनको अलग से पढ़ेंगे, थोड़े डीप हैं। तो उसके बाद आपको यह टेबल अच्छे से और भी अच्छे से समझ आ पाएगा। तो इसमें कौन कौन सी एग्जम्पशंस मिल पाएंगी, जैसे सेक्शंस दे रखे हैं अलग अलग 54, 54 बी, डी, ई, सी, एफ, जी, ये सभी हैं। जो भी एप्लीकेबल होगा उस सेक्शन में उसको एग्जम्पशंस मिल पाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनमें क्या है। जैसे रूरल लैंड के रिलेटेड हो गया, अर्बन लैंड के रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर लैंड के रिलेटेड हो गया, किसी भी संबंधित वो एग्जम्पशंस रहती हैं। तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट इसको फाइनल करते हैं। तो कैपिटल गेन की इनकम और इसमें जो भी एग्जम्पशंस मिलेंगी माइनस कर दो जी। उसके बाद क्या बनेगा हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो हमारा फिफ्थ हेड ऑफ इनकम क्या है? अदर सोर्सेज। पहली बात तो ये देखो जी, जो चीज़ें चारों हेड में आ चुकी हैं वो अदर सोर्सेज में नहीं आएंगी, या ऐसा बोल दो कि जो चारों हेड में हमने काउंट नहीं की वो किस में आएंगी? अदर सोर्सेज में भी आएंगी। और कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो वो भी इसमें ऐड होंगे। तो इसके बाद जो भी इसकी ग्रॉस इनकम बनेगी, जितनी भी अदर सोर्सेज वर्सेज जो चार हेड में भी काउंट नहीं हुई, तो सबसे लास्ट में इसका नंबर आता है, इसलिए कि जो चारों हेड में काउंट नहीं हुई वो, और प्लस जो इनकी अदर सोर्सेज में पर्टिकुलर कुछ डिसाइड की गई हैं तो वो प्लस करके ग्रॉस इनकम बनेगी। तो इसमें डिडक्शन मिलेगी जी सेक्शन 57 में। तो टोटल लेस करके, ग्रोस में से लेस करके जो भी आएगा वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, और पांचों हेड को मिला के हमारी बनेगी जी ग्रॉस टोटल इनकम। तो उसके बाद जब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम अलग अलग फील्ड से, अलग अलग हेड से हमारी इनकम काउंट हो गई, पांचों का टोटल कर दिया जी, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। तो टोटल इनकम बोल दो इसको, नेट इनकम बोल दो, या टैक्सेबल इनकम जो हम निकालने वाले हैं। तो टैक्स ऑन नेट इनकम एज पर एप्लीकेबल रेट्स। अभी एक वीडियो में मैंने टैक्स रेट वाली वीडियो है, उसमें मैंने ये समझा रखा है, तो आप उसमें देख सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और एओपी हो गया, बीओआई हो गया, या फिर कंपनीज होगी, फॉर्म्स एलएलपी होगी, तो उन पे कैसे मतलब ये टैक्स हमने लगाना है, या टैक्स रेट की क्या स्लैब्स दे रखी हैं, तो उन पे उसके अकॉर्डिंग हमने ये टैक्स बनाना है। तो उसके बाद रिबेट मिलेगी। रिबेट में भी हमने डिस्कशन किया है उस वीडियो में। रिबेट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका सेक्शन याद रख लेना, अंडर सेक्शन 87A। रिबेट का सेक्शन कौन सा है? 87A। और रिबेट के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो आप रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल रेजिडेंट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, 5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आपको रिबेट मिल सकती है। और रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500, या अगर उससे या जो आपका टैक्स बन रहा होगा दोनों में से जो भी विच एवर इज़ लेस, जो लेस होगा वो आपको रिबेट मिलेगी। तो उसके बाद रिबेट आप लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? टोटल जो भी टैक्सेबल इनकम आएगी। तो उसके बाद सरचार्ज भी मैंने उस वीडियो में क्लियर कर रखा है, टैक्स रेट वाली में। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी क्लियर करवा देता हूँ इसको। सरचार्ज तब लगेगा अगर 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है। 50 लाख से 1 करोड़ तक आपका सरचार्ज है जो 10% लगेगा, और 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15% सरचार्ज लगेगा। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ की इनकम है तो 25% सरचार्ज, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो 37% सरचार्ज लगेगा। तो अगर आपकी इतनी ज़्यादा इनकम होगी तो
सरचार्ज लगाने के बाद, सरचार्ज किस पे लगेगा, जो हमारा टैक्स बन रहा होगा, तो टैक्स पर सरचार्ज लगाएंगे अगर एप्लीकेबल होगा, और किस परसेंट पे एप्लीकेबल होगा तो वो आप देख के लगा देना। तो उसके बाद जो भी फाइनल हमारा टैक्स बनेगा तो उस पर हम हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे, जो कि 4% चल रहा है। हेल्थ एजुकेशन सेस जितना भी टैक्स बनेगा उस पर 4% और ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा, टैक्स बन जाएगा आफ्टर सरचार्ज एंड सेस के बाद। फिर उसमें हमें रिलीफ मिलेंगी जिसको हम सेक्शन 89 जिसका सेक्शन क्या है, 89 सेक्शन है। ठीक है जी, इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से इसका एक चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद रिलीफ मिलेगी, जो राहत हमने भी रिलीफ का भी उस वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। तो रिलीफ के बाद जो भी आपका टैक्स बनेगा, जो फाइनल आपका टैक्स बन गया जी, मान लीजिए सपोज 5 लाख 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख, कुछ भी आपका टैक्स बन गया, तो उसमें से अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, उसमें से भी आपका कुछ लेस होगा। क्या लेस होगा जी, प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड का मतलब क्या हो गया, जो पहले से आपने कुछ ना कुछ पे कर रखा है टैक्स। तो वो कौन से टैक्स हैं जी, एक तो टीडीएस हो सकता है, टीसीएस हो सकता है। टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो आपका सोर्स पे ही टैक्स कट जाता है, और टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यानी टैक्स कलेक्ट हो जाता है एट सोर्स पे, तो ये टैक्स आपके ऑलरेडी पहले ही कट जाते हैं, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो टीडीएस के लिए ये सेक्शन जरूर याद रख लेना, 190 से लेके 206 AA तक टीडीएस के सेक्शन रहते हैं। तो उसके बाद अभी टीडीएस और टीसीएस पे भी एक अलग से वीडियो बनेगी जिस पे हम चर्चा करेंगे। फिर भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ थोड़ा सा कि टीडीएस जो है वो पेयर पर लगता है, जो पे करता है उसको टीडीएस काटना रहता है। टीसीएस क्या होता है, सेलर को काटना रहता है। टीडीएस क्या है, जो पे करता है, जो सैलरी दे रहा है, जो पे कर रहा है, वो टीडीएस काटेगा। टीसीएस कौन काटेगा, जो सेल कर रहा है कोई चीज़, सेल कर रहा है कोई चीज़। जैसे मान लीजिए आप कार खरीदने गए, 10 लाख से ऊपर अगर आपने कोई कार खरीदी, तो उसमें 1% के हिसाब से वो टीसीएस अलग से लेगा, जो गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया प्रीपेड, जो कि आपका बाद में लेस हो जाएगा टैक्स में से। उसके बाद एडवांस टैक्स, आपने कोई भी मतलब एडवांस में कुछ भी टैक्स जमा करवा रखा है तो वो भी आपका माइनस हो जाएगा। या सेल्फ असेसमेंट पेड अंडर सेक्शन 140A, आपने कुछ अनुमान लगाया था कि मेरे इस साल इतनी इनकम हो जाएगी, इतना मेरा टैक्स बनेगा, तो आपने खुद से कुछ ना कुछ टैक्स जमा करवाया था, तो पे किया था, सेल्फ असेसमेंट पेड किया था, तो वो भी आपका माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका नेट टैक्स लायबिलिटी, सबको माइनस करने के बाद। तो सबसे पहले दोबारा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी इन टैक्स बनेगा, फिर उस पर रिबेट मिलेगी, फिर सरचार्ज लगेगा अगर एप्लीकेबल है, तो उसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4%, फिर टोटल टैक्स बनेगा। उसके बाद आपको मिलेगी रिलीफ अंडर सेक्शन 89, फिर उसके बाद रिलीफ के बाद फाइनल टैक्स बनेगा। फिर उसके बाद जो आपने पहले से ही कुछ ना कुछ टैक्स पे कर रखा है, जैसे कि टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट पेड, वो माइनस करके फाइनली आपका जो भी है नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो अभी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हेड ऑफ इनकम सेक्शन 14। अभी हेड्स ऑफ इनकम की हमें ज़रूरत क्यों लगी, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यानी हम इकट्ठा क्यों नहीं हमने इकट्ठा टोटल क्यों नहीं कर सकते, या हमें 5 हेड की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इनकम चार्जेबल अंडर अ पर्टिकुलर हेड कैन नॉट बी चार्ज अंडर एनी अदर हेड। जो इनकम अपने हेड में काउंट हो जाएगी, पर्टिकुलर हेड, अगर सैलरी वाला हेड है तो सैलरी में काउंट होगी, तो वो किसी और हेड में नहीं काउंट करनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्ट हैज सेल्फ कंटेंट प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच हेड। अभी देखिए इसमें क्या है, सभी हेड में अपनी अपनी प्रोविजंस रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रोविजंस रहती हैं जिनका हमें बेनिफिट मिलता है, तो उन प्रोविजंस का उस हेड में हम बेनिफिट ले सकते हैं। अगली लाइन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। इफ़ एनी इनकम इज चार्ज अंडर अ रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, असेसी विल बी लॉस द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू हिम अंडर दिस हेड। मान लीजिए
आपका सैलरी हेड वाली कोई चीज़ आपने हाउस प्रॉपर्टी में डाल दी, यानी रॉन्ग हेड में डाल दी आपने, और जो सैलरी हेड में आपको प्रोविज़न मिलनी थी, अगर उसका कोई बेनिफिट मिलना था, उसका कोई डिडक्शन एग्जम्पशन मिलना था, तो वो किसी और हेड में आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसका बेनिफिट लॉस कर जाओगे। क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिलेवेंस ऑफ द मेथड ऑफ काउंटिंग फॉर हेड ऑफ इनकम। तो इस पे बस ये बात जस्ट समझने वाली है कि सैलरी कोई भी चीज़ है वो टैक्सेबल किस पे होगी। देखो दो तरह के बेसिस होते हैं, एक ड्यू बेसिस होता है, एक रिसीट बेसिस होता है। रिसीट बेसिस तो आप समझते हैं ना, जिस दिन आपने रिसीव किया कुछ ना कुछ, रिसीव किया तो उसको बोलते हैं रिसीट बेसिस। और ड्यू बेसिस का मतलब क्या है कि जिस दिन आपका कोई ना कोई जिस दिन आपका ड्यू हो रहा है उसको ड्यू बेसिस बोलते हैं। अभी इसके एक और नाम भी हैं। ड्यू बेसिस को हम एक्रूअल बेसिस भी कहते हैं, यहाँ पे कहीं हमको नाम दिख जाएगा एक्रूअल बेसिस, ये देखिए ड्यू बेस को एक्रूअल बेसिस भी कहते हैं, और रिसीट बेसिस को कैश बेसिस भी कहते हैं। रिसीट और कैश दोनों वर्ड सेम हैं, ड्यू और एक्रूअल बेसिस दोनों सेम है। ड्यू फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 मार्च को जॉब पे लगा और मेरी जो सैलरी है 31 मार्च तक बनेगी एक मंथ की, तो 31 मार्च तक मेरा क्या होगा, ड्यू बेसिस होगा। लेकिन मेरे को सैलरी मिली 5 अप्रैल को अगर मेरे को सैलरी मिली तो वो मेरा क्या होगा, रिसीट बेसिस होगा या कैश बेसिस होगा। क्लियर। तो अभी इसमें समझने वाली बात क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अगर तो आप सैलरी की बात कर रहे हैं तो ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस टैक्सेबल कौन सी उठाई जाएगी, जो अर्लियर होगी। जोन सी भी डेट अर्लियर होगी, चाहे वो ड्यू हो चाहे रिसीट हो, तो वो उठाई जाएगी सैलरी पर्पस में। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो एक्रूअल बेसिस है, एक्रूअल बेसिस मीन्स ड्यू बेसिस पे उठाया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें बिजनेस इनकम की, बिजनेस इनकम कैश और मर्केंटाइल सिस्टम पर है, यानी कैश सिस्टम पर उठाया जाएगा। और कैपिटल गेन में आप याद रख सकते हैं ट्रांसफ़र सिस्टम पे, यानी ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया, जिस दिन आपने कोई चीज़ सेल की तो उसका मतलब ट्रांसफ़र बोलते हैं हम। कैपिटल एसेट कोई ना कोई आपने ट्रांसफ़र किया, जिस दिन ट्रांसफ़र किया उस दिन से ये क्या होगा, उस बेसिस पे काउंट किया जाएगा। अदर सोर्सेज में कैसे काउंट किया जाएगा, कैश बेसिस पे। यानी आपको सीधा दिखिए दिख रहा है, सैलरी ड्यू और रिसीट दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो उठाना है। हाउस प्रॉपर्टी में जो ड्यू होगा वो उठाना है। बिजनेस इनकम में जो कैश बेसिस होगा वो उठाना है। कैपिटल गेन में जो ट्रांसफ़र, जिस दिन आपने ट्रांसफ़र की, सेल की या सेल की, कुछ भी किया, उस बेस पे उठाना है। अदर सोर्सेज में आपने कैश और कैश में उठाना है, कैश सिस्टम पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से इसको क्लियर किया है, फिर भी मैं आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सीधा माइंड में बिठा लो। प्रीवियस ईयर वो ईयर है चीज़ इनकम ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सी है, इनकम ईयर। और असेसमेंट ईयर कौन सा है, इनकम टैक्स ईयर। यानी जिस ईयर में हम इनकम करते हैं, हमारी इनकम होती है, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस ईयर में हम टैक्स भरते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। सीधा आपके दिमाग में बैठ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2020-21 जो आज फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसको हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे 2020-21। इस ईयर में हम इनकम करेंगे और इसका टैक्स कब भरेंगे, नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 2021-22 यानी असेसमेंट ईयर। ये ईयर अगर प्रीवियस ईयर है तो अगला ईयर असेसमेंट ईयर होगा। तो इसमें यही चीज़ें दे रखी हैं, तो आप इसको आराम से देखना है तो देख सकते हैं। तो इसका मतलब जस्ट इतना ही है। तो असेसमेंट ईयर बस ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 मंथ का इसका पीरियड रहता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहता है। और ये एग्जांपल भी दे रखी है। अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 20-21। तो अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर से 1 साल पीछे वाला जो होगा प्रीवियस ईयर होगा। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए मैंने बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप किया है, मान लो मंथ ईयर के बीच में शुरू कर लिया। फॉर एग्जांपल 6 जून को मैंने शुरू किया, तो मेरा जो
ईयर शुरू होगा 6 जून से शुरू होगा, यानी इसमें देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ, बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस। जिस टाइम मैंने बिजनेस शुरू किया, सेटअप किया, उस डेट से लेके मेरा मंथ कहाँ कंप्लीट होता है, 31 मार्च तक, यानी 6 जून से लेके 31 मार्च तक मेरी इनकम के ऊपर वो टैक्सेबल होगी। तो उसके बाद न्यूली सोर्सेज ऑफ इनकम, मान लीजिए मैं एक काम कर रहा हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक और सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो गया, मेरा न्यूली सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से शुरू होगा तो वहाँ से लेके 31 मार्च तक हम इसको काउंट करेंगे, जहाँ से कमेंस होगा, यानी स्टार्टिंग से लेके 31 मार्च तक, सेम पहले वाला ही केस है। उसके बाद डिस्कशन करते हैं सर्टन केसेस। अभी देखिए इसमें हम डिस्कशन करेंगे, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती कि इस साल मैंने इनकम की और अगले साल मैं टैक्स भर रहा हूँ। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि अगर मैंने इस ईयर इनकम की है तो इसी ईयर मेरे को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो कौन से केसेस हैं, उन 4 केसेस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहला केस जी देखिए, नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। कोई नॉन रेजिडेंट है, बाहरले देश का व्यक्ति है और शिपिंग बिजनेस करने के लिए आया है और शिपिंग बिजनेस करके चला जाएगा, अगले साल तक तो वो रहेगा ही नहीं। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, उसी साल ही उससे इनकम टैक्स ले लो, ठीक है जी। तो उसके बाद लिविंग इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जाना चाहता है, इनकम टैक्स वाले यही मानते हैं, या तो वो परमानेंटली जा रहा है या वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहा है, तो उससे जो उसकी इनकम का टैक्स बनता है उससे उसी साल में कलेक्ट कर लिया जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट, कुछ बॉडीज़ या कुछ ग्रुप्स शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट पीरियड के लिए फॉर्म्ड होती हैं, बनती हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, तो वो पूरा साल नहीं चलती, तो उनकी इनकम पे उसी साल इनकम टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। और फोर्थ केस बहुत बढ़िया केस देखिए, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कोई बिजनेस आपका बंद हो गया, बीच में ईयर में ही बंद हो गया, आपने मार्च अप्रैल में कोई बिजनेस शुरू किया, आपका दिसंबर में बिजनेस ख़त्म हो गया, तो आपका तो पूरा ईयर चला ही नहीं बिजनेस, तो डिसकंटिन्यूड हो गया। तो उस केस में ये इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, आपसे उसी ईयर में इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें 4 केस हैं, हमेशा याद रखने हैं। एक तो नॉन रेजिडेंट, कोई बाहरला बंदा आकर शिपिंग बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में उसी ईयर में, वही ईयर प्रीवियस है, वही ईयर असेसमेंट ईयर है उसके लिए। तो अगर कोई बंदा इंडिया छोड़कर जाना चाहता है परमानेंटली या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसके लिए भी उसी ईयर में इनकम टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। और या कुछ बॉडी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनती हैं, या कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया बीच ईयर के बीच में ही, तो उस केस में हम उसी टाइम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहली बात देखिए, अभी इनकम टैक्स में पर्सन कौन है, सबसे बड़ी बात, पर्सन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। पर्सन कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेटिव सोसाइटी, या कोई भी एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी हो सकता है। जो टैक्स लायबल है वो क्या होगा, पर्सन हो सकता है या फिर असेसी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनीज़ की। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती हैं, डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती हैं, वो इंडियन कंपनी भी हो सकती हैं और एनी अदर कंपनीज भी हो सकती हैं जो कि इनकम टैक्स के लिए लायबल हैं, तो उनको हम डोमेस्टिक कंपनीज बोल सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, डोमेस्टिक कंपनी हम किसको मान सकते हैं, तो उसके लिए 3 कंडीशन दे रखी हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, शेयर रजिस्टर ऑफ द कंपनी फॉर ऑल इट्स शेयर होल्डर मस्ट बी केप्ट एंड मेंटेन एट इट्स प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस इन इंडिया। किसी का बिजनेस इंडिया में है और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर को कीप और मेंटेन इंडिया में कर रही है, वो डोमेस्टिक कंपनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जनरल मीटिंग। हाँ, अगर कोई इंडिया में मतलब एनी प्लेस पर वो मतलब जनरल मीटिंग्स कर रहे हैं
तो उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं। या फिर डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन इंडिया शैल बी पेबल विद इन इंडिया, अगर इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर हुए हैं तो इंडिया में ही वो पेएबल होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के लिए 2 कंडीशन होना ज़रूरी है। पहली बात, वो तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो कि एक इंडियन कंपनी के लिए जो लॉ बना हुआ है उसमें अगर वो रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, पहली बात ये। और दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी इंडिया, और उसका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिसर या प्रिंसिपल ऑफिस होगा वो इंडिया में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है कोई कंपनी तो वो इंडियन कंपनी है। तो नेक्स्ट फॉरेन कंपनी के बारे में बात करते हैं। फॉरेन कंपनी कौन सी होगी? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो कि डोमेस्टिक भी नहीं होगी, इंडियन भी नहीं होगी, तो वो क्या होगी? फॉरेन कंपनी होगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकम। हमारा जो इनकम होगी सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंडर आती है। इनकम में क्या क्या काउंट होता है, हमारी किन किन चीज़ों से मिलके इनकम बनती है। हमें कोई प्रॉफिट या गेन हुआ, फ़ायदा हुआ, हमारे डिविडेंड्स एक तरह से हमारी इनकम है। और हमें जो पर्क्स, प्रॉफिट्स इन लियो सैलरी, हमें कोई पर्क्स, सुविधाएं मिली, ठीक है जी, तो वो हमारी इनकम है। कोई भी अलाउंसेस मिले, हमें पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमें अलग अलग से अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ये अलग अलग तरह के अलाउंसेस हमें मिलते हैं। ये भी हमारी एक तरह से क्या है? इनकम है। तो उसके बाद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट। अभी ये ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस, चैरिटेबल, यूनिवर्सिटीज़, एसोसिएशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जो ये मतलब कंट्रीब्यूशन हम करते हैं, जो अभी इनके लिए क्या हो गया? ये कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं। जितने भी ट्रस्ट, रिलीजियस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं, इनके लिए ये इनकी इनकम मानी जाती है। डीम्ड प्रॉफिट, डीम्ड प्रॉफिट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट, मतलब कहीं से भी प्रॉफिट आए तो वो हमारी इनकम ही है। प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन, हमने पीजीबीपी में मान सकते, बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी प्रॉफिट या गेन हुआ वो हमारी इनकम होगी। एनी कैपिटल गेन, कोई भी कैपिटल गेन होता है वो हमारी इनकम है। या काउजल इनकम, मतलब हम बात कर सकते हैं जैसे लॉटरी हो गया, पजल हो गया, रेसिस, कार्ड गेम, कहीं भी कुछ भी हमने जीता तो उसमें से जो भी इनकम हुई तो हमारी इनकम ही मानी जाएगी। एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। हाँ, इधर आना था एम्प्लॉयर से कोई भी मतलब सम रिसीव करते हैं, तो जैसे कोई भी प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, कुछ भी ऐसा मतलब एम्प्लॉय को या एसएससी को कंट्रीब्यूशन मिलता है तो एक तरह से मेरे को तो पैसा मिला ना, मतलब तो किसी भी पर्पस से, तो वो क्या होगा? मेरे लिए इनकम होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जल्द ही हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें हम इनकम टैक्स का जो भी मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम और जहाँ भी सिलेबस में यह इनकम टैक्स लॉ आने वाला है उनकी हम डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन रहेगी। और इसको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके।